गुड मॉर्निंग। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। जो न्यूक्लियस होता है सेल के सेंटर में होता है। जनरली एनिमल सेल के सेंटर में होता है। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इसेंट्रिक होता है क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल मिलता है, वो इसेंट्रिक होता है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस जो ऑब्जर्व किया गया था, द न्यूक्लियस फर्स्टली ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट ब्राउन। ये जो साइंटिस्ट है जिनके बाल खड़े हैं, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को देखा। ठीक है। एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस को एक डाई से ट्रीट किया। फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के ऊपर एक डाई डाला जिसका नाम था एसिटोकार्माइन। ये एसिटोकार्माइन डालने के बाद ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे और फ्लेमिंग ने वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया, ही कॉल्ड इट, उन्होंने इसे बताया क्रोमैटिन। ठीक है। तो ये कुछ न्यूक्लियस की हिस्ट्री थी जिसमें न्यूक्लियस सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। फ्लेमिंग ने जो क्रोमैटिन फाइबर है वो देखे थे। ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये आपको इंटरफेस में एज अ फाइबर के फॉर्म में मिल जाएगी, जबकि मेटाफेस में ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हैमरलिन। ये जो साइंटिस्ट है हैमरलिन, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया था कि न्यूक्लियस के दो काम होते हैं। एक तो सेल की सारी एक्टिविटी पे कंट्रोल रखना, कंट्रोल द इंटायर एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेकंड वन इज मेटाबॉलिज्म। तो न्यूक्लियस के दो मेन फंक्शन है, एक तो मेटाबॉलिज्म करना, काम तो बहुत सारे हैं लेकिन हैमरलिन ने दो बताया था। एक तो कंट्रोल करना सेल की एक्टिविटी पे सॉरी, दूसरा मेटाबॉलिज्म करना। ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये जो फंक्शन है, इन्होंने अलगी पे वर्क किया था। एक अलगी है जो सिंगल सेल वाली अलगी है, सिंगल सेल, जिसका नाम है एसिटाब्यूलेरिया। इन्होंने एसिटाब्यूलेरिया नाम के अलगी पे काम किया था और इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेल के अंदर। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों? चलिए रफ कर दूं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कैसे होता है? जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, मान के चलिए कि मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो ये न्यूक्लियस आ गया सेल के अंदर। तो दिस इज इंटायर, ये सारा के सारा सेल हुआ। ये माइटो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कॉमन मेम्ब्रेन शेयर करता है न्यूक्लियस की। ठीक है। लाइसोसोम ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, लेकिन हमको देखना क्या है? सिर्फ हम देख रहे हैं न्यूक्लियस। सिर्फ हमको क्या देखना है? न्यूक्लियस देखना है। तो न्यूक्लियस क्लियर आ रहा है स्क्रीन पे? चलिए गुड। न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। ठीक है। तो जो ये मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, दिस वन, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर इन्वेलप, या फिर हम इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या फिर हम इसे
कैरियोथिका भी कहते हैं। यू नो द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज अ कैरियोलॉजी। Karyology is the study of nucleus is known as karyology. Okay. Now the nucleus membrane contain pores. Nucleus membrane के ऊपर कुछ pores होते हैं जिन्हें nuclear pores कहते हैं. Okay. These are the nuclear pores. ठीक है, तो nuclear pores होते हैं और यहाँ पे एक लिक्विड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक पानी जैसा लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है और दिस इज राउंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि फ्लेमिंग ने बताया था इन द फॉर्म ऑफ फाइबर विच इज नोन एज क्रोमैटिन। विच इज नोन एज क्रोमैटिन। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाएगा? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये सस्पेंडेड होता है। डन। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल है। देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, ये एक आ गई ऊपर और दूसरी आ गई यहाँ से, तो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी कभी फ्यूज हो जाती है इस प्रकार से और सेंटर में बन जाता है न्यूक्लियर पोर्स। तो यहाँ से हो गया पोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल बॉन्डेड सेल ऑर्गेनिल, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ओके सेल ऑर्गेनिल नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल बॉन्डेड डबल मेम्ब्रेन वाली होती है, एक मेम्ब्रेन ये हुई और दूसरी मेम्ब्रेन ये हुई। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या इनोलक है, ये दो मेम्ब्रेन से बना है। कुछ जगह पे ये दो मेम्ब्रेन इधर से फ्यूज हो जाती है इधर से, और सेंटर में जो बनता है वो पोर्स बन जाता है, होल बन जाता है, जैसे कि यहाँ बने। ठीक है, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है, ये जो सेंट्रल का जो स्पेस दिखाई दे रहा है दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज दिस इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस वो हुआ कि जो न्यूक्लियर इनोलक बना रही है मेम्ब्रेन, उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है विच इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है एक प्रोटीन। देखिए इनर, अंदर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, न्यूक्लियर इनोलक, उसके इंटरनल मेम्ब्रेन से मतलब अंदर से, जैसे यहाँ पे क्या हो गया साइटोप्लाज्म और यहाँ पे क्या हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। बीच ये मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन ये हुई ना, ये और ये फेस कर रही है साइटोप्लाज्म को। तो यहाँ पे जो है इनर मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज नोन एज लैमिना प्रोटीन। ये प्रोटीन को कहा जाएगा लैमिन। ओके, लैमिन, सिर्फ लैमिन कहा जाएगा। तो प्रोटीन जो कि इनर मेम्ब्रेन से अटैच है उसे लैमिन प्रोटीन कहा जाता है। क्लियर हुआ? लैमिन प्रोटीन, लैमिन प्रोटीन समझ में आ गया? ओके, लैमिन प्रोटीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैमिन प्रोटीन। आगे बढ़े। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ जगह पे फ्यूज होकर क्या बना रही है? पोर्स बना रही है। जैसे कि ये इंटरनल मेम्ब्रेन है और ये आउटसाइड है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो गए, एक यहाँ से एक यहाँ से, और बीच में बन गए न्यूक्लियर पोर्स। ये जो बन गया ना न्यूक्लियर पोर्स यहाँ पे इस प्रकार से।
न्यूक्लियस को अगर ऐसा देखें तो ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर है, राउंडेड पोर जैसा है, होल जैसा मिलता है, एक बॉल जैसा न्यूक्लियस है, बॉल में आपने होल कर दिया है ना, तो वो होल जो है वो पोर्स है, न्यूक्लियर पोर है। दिस न्यूक्लियर पोर इज कंपोज बाय द ट्राइगोनल 1 2 टेट्रागोनल 3 4 5 6 7 एंड 8 टेट्रागोनल प्रोटीन। यहाँ पे टेट्रागोनल प्रोटीन लगा होता है पोर्स पे। दिस टेट्रागोनल प्रोटीन इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ये जो प्रोटीन है जिससे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बना है, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इस प्रोटीन से बना है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन से। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन से बना हुआ स्ट्रक्चर देखिए, जो टेट्रागोनल प्रोटीन है, ये टेट्रागोनल प्रोटीन, इसका नेचर क्या है, एक नाम है ये प्रोटीन का, क्या नाम है ये प्रोटीन का, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। व्हाट इज नेम ऑफ दिस प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। दिखाई दे रहा है क्लियर? थोड़ा कैमरा इधर घुमा देते हैं, विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मिन। एक्चुअली जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन है, ये एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका नाम है एन्यूलस। तो एन्यूलस क्या है, ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है। एन्यूलस क्या है, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है जो पोर्स के अंदर मिलता है। मान लीजिए ये पोर्स है और पोर के अंदर ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर पोर्स के अंदर मिल रहा है ना, तो ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर किस प्रोटीन से बना है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ये तो नेम ऑफ प्रोटीन है, ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, एनुलस। इट इज नोन एज एनुलस, उसको एनुलस बोला जाएगा। और ये क्या है, ये राउंडेड क्या है, पोर है, न्यूक्लियर पोर है। द न्यूक्लियर पोर एंड एनुलस, जब न्यूक्लियर पोर और एनुलस मिलते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इट फॉर्म द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो क्या बनाते हो, क्लियर दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। नाउ क्रोमैटिन, ये मैं रफ कर देता हूँ। चलिए न्यूक्लियर पोर भी क्लियर हो गया, क्रोमैटिन देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फाइब्रस फॉर्म में मिलेगा, इंटरफेस में क्रोमोसोम फॉर्म मिलेगा, मेटाफेस में, तो हमने देखा। क्रोमैटिन इज कंपोज बाय द हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जो है वो दो पार्ट से बना है। क्रोमैटिन जो कि फ्लेमिंग ने नाम दिया था, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन नियरली सेल मेम्ब्रेन के, सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास होता है। ठीक है, जहाँ पे डीएनए, यू नो दिस क्रोमैटिन इज कंपोज बाय द डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। डीएनए, प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन में भी दो प्रोटीन हैं, हिस्टोन वाले एंड नॉन हिस्टोन वाले। तो ये इन सब चीज़ों से क्रोमैटिन बना है। ठीक है, तो क्रोमैटिन इज कंपोज मेनली, जो मेन पार्ट है उसका वो तो डीएनए है और प्रोटीन है। ठीक है, जो क्रोमैटिन बना है, कैमरा ऊपर कर देता हूँ, अब क्लियर है। जो क्रोमैटिन बना है वो दो पार्ट से बना है, एक है हेटेरोक्रोमैटिन और दूसरा क्या है, यूक्रोमैटिन। ओके, नाउ हेटेरोक्रोमैटिन ये वो पैक है, ये वो पार्ट है जहाँ पे जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये बहुत ज़्यादा डेंसली पैक होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो डीएनए है जिसको हम क्रोमैटिन कह रहे हैं और कई सारे पार्ट्स मिलके, सिंपली जो डीएनए है क्रोमैटिन का वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होता है, उसे हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। और जब वो लूजली पैक होता है इस प्रकार से तो हम उसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। देखिए, तो ये जो लूज पार्ट है फाइबर का, ये यूक्रोमैटिन है, और यहाँ जो डेंस दिखाई दे रहा है आपको,
दिस इज नोन एज हेटेरोक्रोमैटिन। तो हेटेरोक्रोमैटिन एक बॉल जैसा भी बना रहा है, देखिए यहाँ बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एज आल्सो फॉल्स न्यूक्लियस। हेटेरोक्रोमैटिन आल्सो कॉल्ड एज फॉल्स न्यूक्लियस। तो इन्हें फॉल्स न्यूक्लियस भी कहा जाता है। हेटेरोक्रोमैटिन में दो आते हैं, एक फैसिलिटिव और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। हेटेरोक्रोमैटिन में दो रीजन आते हैं, एक होता है फैसिलिटेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कॉम्पिटिटिव या कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉम्पिटिटिव को कॉन्स्टिट्यूटिव भी कहा जाता है, फैसिलिटेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। ठीक, कॉम्पिटिटिव भी कहा जाता है, फैसिलिटेटिव भी कहा जाता है, या कॉन्स्टिट्यूटिव भी से कहा जाता है। दिस इज द रीजन। फैसिलिटेटिव वो रीजन होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। हेटेरोक्रोमैटिन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे डीएनए टाइटली पैक है, लेकिन फैसिलिटेटिव रीजन ऐसा होता है, हेटेरोक्रोमैटिन का एक पार्ट है जहाँ पे डीएनए कभी कभी फैसिलिटी कर देता है कि यहाँ से जीन एक्सप्रेस हो सकता है। जनरली हेटेरोक्रोमैटिन एक टाइटली पार्ट है, टाइट पार्ट है, इस वजह से यहाँ से जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता जनरली। ठीक है, कॉम्पिटिटिव यहाँ से जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। सिंपली ये जो रीजन है दोनों भी हेटेरोक्रोमैटिन का पार्ट है। इस जगह से कभी कभी डीएनए से कभी कभी आरएनए बन जाता है, जब जरूरत पड़ती है एकदम एक्सट्रीम की कंडीशन में, और आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कभी कभी होता है, यहाँ पे कभी नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोक्रोमैटिन। व्हाट इज यूक्रोमैटिन? लूजली पैक रीजन है। लूजली पैक है तो डीएनए भी लूजली अरेंज है। लूजली अरेंज है तो यहाँ पे एंजाइम भी बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। जब एंजाइम अच्छे से वर्क कर सकते हैं तो यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन अच्छे से हो सकता है। यहाँ से डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन भी बहुत इजीली यहाँ पे बन सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द हेटेरोक्रोमैटिन। नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म। Now we shall discuss about the nucleoplasm. ये मैंने रख कर दिया। What is nucleoplasm? न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला लिक्विड जो है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म मिलेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, सेल ऑर्गेनील इमर्ज है, डूबे हुए हैं, तैरते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही क्रोमैटिन है, इसके अंदर ही एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, थायमिन ट्राइफॉस्फेट, ये सारे हैं। इसके अंदर यहाँ पे आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मतलब एक लिक्विड है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ आयंस होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। तो न्यूक्लियोप्लाज्म नथिंग एल्स अ लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ एक लिक्विड है, और उसके अंदर न्यूक्लियस में जो कुछ मिल रहा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में भी मिलेगा। क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म में और क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप एक ग्लास ले लीजिए, मान लीजिए ग्लास एक न्यूक्लियस है और इसमें आप एक लिक्विड भर दीजिए। ये लिक्विड जो भर जाएगा पूरे ग्लास में, विच इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? नाउ न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? अब देखिए, जो मैमल सेल है, जो मेरा सेल है, आपका सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस 5 मिल जाएंगे। एम्फीबियन के अंदर 2000 न्यूक्लियाई मिल जाएंगे, न्यूक्लियोलाई मिल जाएंगे, बराबर है। एक पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियोलाई होते हैं। तो न्यूक्लियोलाई क्या होता है? ये न्यूक्लियोलाई है, मान लीजिए इसके अंदर 3 रीजन है। सबसे पहला फाइब्रिलर रीजन, नंबर 2 ग्रैन्युलर रीजन, नंबर 3 इज amorphous matrix. Okay.
तो न्यूक्लियोलस के अंदर हमें 3 पार्ट मिल जाते हैं, 3 रीजन मिल जाते हैं, फाइब्रिलार, ओके, अब स्पेलिंग चेक कर लीजिए, मुझे नहीं पता, फाइब्रिलार, ग्रैन्युलर, अमॉर्फस मैट्रिक्स। नाउ फाइब्रिलार की अगर बात करें, फाइब्रिलार, दिस इज द फाइब्रिलार, यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, आरडीएनए। ग्रैन्युलर द रीजन, वहाँ पे आरएनए बनाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए, दिस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ओके। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियाइड उतने ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए, और जितने ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए उतना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसलिए न्यूक्लियाइड प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियाइड उतने ज़्यादा आरएनए बनेंगे, आरआरएनए। और यू नो द सेंट्रल डोग्मा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, कि जितने ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए उतने जल्दी प्रोटीन फास्ट सिंथेसिस होगा। डन। अमॉर्फस लगभग इन दोनों के जैसा होता है। व्हाट इज मीन बाय अमॉर्फस? जिसका स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, अमॉर्फस चेंज जो है, स्ट्रक्चर जो है वो चेंजेबल, वेरिएशन दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोलस के बारे में। ओके, कुछ जगह पे न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस जो है, ये क्रोमेटिन फाइबर इसको इस प्रकार से अटैच कर लेते हैं, इस प्रकार से। चलिए मान लीजिए क्रोमेटिन फाइबर है जो न्यूक्लियोलस को थोड़े से टच करके जा रहे हैं, है ना, एक सन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये जो है, ये जो थ्रेड है, ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये जो थ्रेड है ना, ये क्रोमेटिन फाइबर है। तो क्रोमेटिन फाइबर किसको टच कर रहे हैं? न्यूक्लियोलस को। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियोलस को सराउंड कर लेते हैं, ऐसे जो कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पोर है, ये जो न्यूक्लियस के जो पोर है, ये अंदर बाहर मूवमेंट करने देते हैं, सिर्फ देखिए सिलेक्टेबल है, आरएनए को और कुछ प्रोटीन्स को, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स और आरएनए ही न्यूक्लियर पोर से आ जा सकते हैं, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द न्यूक्लियस which is associated with our NEET examination. I hope this video has helped you. Thank you.